Good morning, students. I am Umesh Kumar, faculty of Sri Digambar Institute of Technology, Dausa, in Civil Engineering Department. Students, today will be discuss about topic building structure. Students, आज अपन बात करेंगे बिल्डिंग स्ट्रक्चर की. A building structure is a man-made structure with a roof and walls standing more or less permanently in one place. Students, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो मैन मेड स्ट्रक्चर है जो रूफ और वॉल्स के साथ में लेस और परमानेंटली एक जगह पर खड़ा रहता है. सच एज ए हाउस और फैक्ट्री, जैसे घर और फैक्ट्री. बिल्डिंग्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें अपन 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं. फर्स्ट, बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेंसी के बेस पर. सेकंड, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन का टाइप्स है उसके बेस पर. तो स्टूडेंट, फर्स्ट बात करते हैं अपन बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेंसी. एवरी बिल्डिंग और पोर्शन ऑफ लैंड shall be classified according to its use or the character of its occupancy as a building of occupancy. जो भी प्रत्येक बिल्डिंग है उसको अपन उसके यूज और कैरेक्टर के हिसाब से क्लासिफाइड करते हैं. करेक्टर और यूज के अकॉर्डिंग उसे क्लासिफाइड करते हैं. देयर आर कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स. यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं. फर्स्ट, एग्रीकल्चर बिल्डिंग. सेकंड, कॉमर्शियल बिल्डिंग. थर्ड, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स. फोर्थ, एजुकेशन बिल्डिंग. फिफ्थ, गवर्नमेंट बिल्डिंग. 6, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग. 7, मिलिट्री बिल्डिंग. 8, रिलीजियस बिल्डिंग. 9, ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग. 10, पावर प्लांट्स. जो स्टूडेंट्स अपने पास बिल्डिंग है उसे अपन उसके काम और कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करते हैं. तो यहाँ पर जो बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी है उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स के डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं. तो स्टूडेंट, बात करते हैं अपन फर्स्ट टाइप की, एग्रीकल्चर बिल्डिंग की. दे आर द स्ट्रक्चर डिजाइन फॉर फार्मर्स. इन स्ट्रक्चर की जो डिजाइन है वो फार्मर द्वारा होती है. एंड फॉर एग्रीकल्चर practice for growing and harvesting crops and to raise livestock. स्टूडेंट्स, जो ये बिल्डिंग है इन पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ग्रोविंग और हार्वेस्टिंग क्रॉप और राइज लाइव स्टॉक के अकॉर्डिंग डिजाइन होती है. तो स्टूडेंट्स, इन्हें अपन क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर बिल्डिंग. स्टूडेंट, जो इसमें डायग्राम दे रखे हैं उसमें आप समझ सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर बिल्डिंग है उनमें कैसी बिल्डिंग्स आती हैं. अब बात करते हैं स्टूडेंट कॉमर्शियल बिल्डिंग्स की. दे आर द बिल्डिंग्स विच आर यूज्ड एक्सक्लूसिव फॉर कॉमर्शियल यूज. स्टूडेंट्स, इन बिल्डिंग्स का यूज कॉमर्शियल पर्पज के लिए किया जाता है. तो स्टूडेंट्स, इन बिल्डिंग्स के अंदर वार हाउस, बैंक,
कन्वेंशन सेंटर, गैस स्टेशन और ऑटोमोबाइल कंपनीज आती हैं, जहां पर इनका यूज कॉमर्शियल तरीके से किया जाता है। उन बिल्डिंग्स को कॉमर्शियल बिल्डिंग कहते हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स इज दैट इन विच हाउसिंग predominates as opposed to industrial and commercial areas। स्टूडेंट्स, जो ये बिल्डिंग होती है इन्हें अपन हाउस प्रोडोमिनेट्स में इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एरियाज़ के अंदर बनाई जाती है। बिल्डिंग्स में वेरी सिग्निफिकेंस बिटवीन सिंगल फैमिली बिल्डिंग्स, मल्टी फैमिली बिल्डिंग्स और मोबाइल होम्स। तो स्टूडेंट, इसके अंदर सिंगल फैमिली बिल्डिंग्स, मल्टी फैमिली बिल्डिंग्स और मोबाइल होम्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें दे रखा है अपार्टमेंट्स, विला, बंगलास और नर्सिंग होम, ये सब रेजिडेंशियल बिल्डिंग के पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एजुकेशनल बिल्डिंग्स। This occupancy type shall include any building or portion thereof in which education, training or care are provided to children or adults। स्टूडेंट्स, इन बिल्डिंग्स के अंदर एजुकेशन यानी जहाँ पर पढ़ाई चलती हो, ट्रेनिंग हो, एंड केयर आर प्रोवाइड टू चिल्ड्रन, जहाँ पर बच्चों की केयर की जाती हो, बच्चों की और एडल्ट की। तो यह बिल्डिंग किसके अंदर आती है? एजुकेशन बिल्डिंग्स के अंदर। तो स्टूडेंट देख सकते हैं अपन इसमें म्यूजियम, स्कूल, आर्चिव और लाइब्रेरी, ये सब एजुकेशन बिल्डिंग्स में आते हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। इट इज ए बिल्डिंग that house ए ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। जिस बिल्डिंग के अंदर, जिस घर में गवर्नमेंट की ब्रांच हो उसे अपन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स कह सकते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स कैपिटल, एम्बेसी, प्रिजन, फायर स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, ये सब गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर आते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स की। दीज बिल्डिंग्स आर डिजाइन टू हाउस इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस एंड प्रोवाइड द नेसेसरी कंडीशन फॉर वर्कर्स एंड फॉर द ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। स्टूडेंट्स, इन बिल्डिंग्स के अंदर जहाँ पर हाउस, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन और कंडीशन फॉर वर्कर्स एंड फॉर द ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट होते हों वह इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कहलाती है। यानी जिन बिल्डिंग्स का यूज अपन इंडस्ट्री के रूप में करते हैं। इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स फैक्ट्री, वाटर मिल्स, फाउंड्री, पावर प्लांट्स, विंड मिल्स, टाइड मिल्स, ये सब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के ही पार्ट हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में ही आते हैं। जिन बिल्डिंग्स का यूज इंडस्ट्रियल पर्पस से किया जाता है वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कहलाती हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट मिलिट्री बिल्डिंग्स। दिस बिल्डिंग्स इज ए स्ट्रक्चर डिजाइन टू हाउस द फंक्शन परफॉर्म बाय ए मिलिट्री यूनिट्स। जिन बिल्डिंग्स का डिजाइन परफॉर्म बाय मिलिट्री यूनिट्स फंक्शन के लिए की जाती है, यानी जहाँ पर जो बिल्डिंग्स मिलिट्री पर्पज के लिए बनी हुई हो वह मिलिट्री बिल्डिंग्स कहलाती है। यानी जहाँ पर मिलिट्री यूनिट्स परफॉर्म करती हो वह मिलिट्री बिल्डिंग्स कहलाती है। इसके अंदर ब्रेकर्स, बंकर, कैस्टल, फोर्टिफिकेशन, सिटाडेल,
ब्लॉक हाउस ये आते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं रिलीजियस बिल्डिंग्स। दीज आर द बिल्डिंग्स फॉर रिलीजियस पर्पज। ये बिल्डिंग रिलीजियस पर्पज के लिए होती है। विद ए लार्ज ओपन इंटीरियर और अदर मोनोमेंटल क्वालिटीज, दे ऑफ्टन हैव स्पेरियस टावर्स, डोम्स राइज अबव द मेन स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट्स, जो बिल्डिंग से रिलीजियस से जुड़ी हुई होती है, धार्मिकता से जुड़ी हुई होती है, उन्हें अपन रिलीजियस बिल्डिंग्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनके अंदर आता है चर्च, टेम्पल, मॉस्क्यू, पिरामिड्स और श्राइन। ये सब बिल्डिंग्स रिलीजियस बिल्डिंग्स के अंदर आती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग्स की। तो स्टूडेंट्स, जैसे नाम से ही पता लगता है कि ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग्स यानी जहाँ पर किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता हो, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट वन पैलेस से अदर पैलेस के लिए जाता हो, वह कहलाती है ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग्स। दिस इज ए स्ट्रक्चर बिल्डिंग which consists of the mint of equipment necessary for a movement passengers of goods of land, water and airways। जहाँ पर जो पैसेंजर है वो मूवमेंट करते हो लैंड, वाटर और एयर के द्वारा, तो स्टूडेंट्स वो कहलाते हैं ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग्स। जैसे एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, पार्किंग गैरेज, लाइट हाउस और बस स्टेशन, ये सब स्टूडेंट किसके अंदर आते हैं? अपने ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग्स के अंदर। जहाँ पर से कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट के लिए जाती हो, वह कहलाती है अपनी ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अपन पावर स्टेशन, पावर प्लांट्स की। दीज बिल्डिंग्स serve as the industrial facility to generate electric power। इन बिल्डिंग्स के अंदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर, जहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती हैं, वह पावर स्टेशन कहलाता है। इसके अंदर जियोथर्मल पावर प्लांट, फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, रिन्यूएबल एनर्जी पावर स्टेशन आते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की। इट इज ए स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑफ स्लैब बीम्स एंड लोड बेयरिंग वाल्स। जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, वो स्लैब, बीम और लोड बेयरिंग वाल्स से बना हुआ होता है। सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर मोस्ट suited where hard strata of soil is available at shallow depth। जो यह स्ट्रक्चर है, इसे अपन हार्ड स्ट्रेटा सॉइल पर ही बना सकते हैं, शैलो डेप्थ पर। लोड फॉर स्लैब रूफ और थ्रस एंड फ्लोर्स आर ट्रांसमिटेड थ्रो वॉल्स टू द सबसॉइल बिलो ग्राउंड थ्रो देयर फाउंडेशन। स्टूडेंट्स, जो इस लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, इसका जो लोड है वो स्लैब और रूफ का थ्रस पर होता है, थ्रस का फ्लोर पर ट्रांसमिट होता है और फ्लोर उसे सबसॉइल ग्राउंड पर ट्रांसफ़र कर देता है और सबसॉइल ग्राउंड उसे फाउंडेशन पर ट्रांसफ़र कर देता है और फाउंडेशन के बाद वह लोड सॉइल पर ट्रांसफ़र हो जाता है। ब्रिक फाउंडेशन नीड्स लार्जर फाउंडेशन एरिया
RCC frame structure because load bearing capacity of brick is much less than that of RCC। ब्रिक फाउंडेशन के लिए लार्ज फाउंडेशन एरिया चाहिए होता है, उसकी आवश्यकता होती है RCC फ्रेम स्ट्रक्चर के बजाय, क्योंकि लोड बेयरिंग कैपेसिटी ब्रिक की कम होती है RCC के कंपेयर में। मोस्ट ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग आर स्मॉल इन साइज एंड आर अप टू 3 स्टोरी आर कंस्ट्रक्टेड एज लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। मोस्टली जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है 3 स्टोर की, वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर से क्या की जाती है, कंस्ट्रक्टेड की जाती है, बनाई जाती है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इट हैज़ थिक ब्रिक वाल, इसकी जो ब्रिक वाल होती है वो थिक होती है। थिकर वाल्स गिव्स मोर वेदर रेजिस्टेंस नॉइस प्रोटेक्शन, जो थिक वाल होती है वो वेदर रेजिस्टेंस और नॉइस प्रोटेक्शन करती है। डिसएडवांटेज है इसके, इट लॉसेज कारपेट एरिया ड्यू टू मोर थिकनेस ऑफ वाल, जो इसकी कारपेट एरिया है उसका लॉस होता है वाल की थिकनेस के कारण। लेबर वर्क इज इंक्रीज एंड मटेरियल लाइक ब्रिक इज आल्सो रिक्वायर्ड इन क्वांटिटी, जो इसके अंदर मटेरियल होता है, लेबर वर्क है, वो इंक्रीज होती है और मटेरियल भी इसके अंदर ज़्यादा चाहिए होता है। व्हेन द वॉल कोलैप्स इन एनी सिचुएशन देन होल स्ट्रक्चर विल कोलैप्स, जो इसकी वाल है वो किसी भी सिचुएशन में कोलैप्स हो सकती हैं। एडवांटेज, इट इज गुड एंड चीप फॉर लेस देन 2 फ्लोर कंस्ट्रक्शन बिकॉज ब्रिक्स आर चीप। यह 2 फ्लोर स्टोरेज कंस्ट्रक्शन के लिए चीप है और अच्छा है, क्योंकि जो ब्रिक है वो चीप होती हैं। डिसएडवांटेज, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर इज बैड एट अर्थक्वेक रेजिस्टेंस एज शॉक वेव्स प्रोड्यूस इरेगुलर टेंशन एंड कंप्रेशन इन कॉलम्स। जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है वो खराब होता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस वो कैपेसिटी नहीं होती है, क्योंकि वह टेंशन और कंप्रेशन इन कॉलम्स, जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है वह टेंशन और कंप्रेशन कॉलम्स में होता है। टेंशन इज ब्रेड ग्रेटली बाय स्टील और RCC विच इज एब्सेंट इन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन फ्रेम स्ट्रक्चर की। इट इज ए स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ स्लैब रेजिस्टिंग ऑन बीम्स एंड बीम्स आर सपोर्टेड बाय ए नेटवर्क ऑफ कॉलम्स। यह जो स्ट्रक्चर होता है वो स्लैब बीम और कॉलम्स का बना हुआ होता है। जो बीम है वो कॉलम्स को सपोर्ट करते हैं, कॉलम्स बीम को सपोर्ट करता है। द फ्रेम स्ट्रक्चर कैन बी ऑफ कंक्रीट, स्टील और ऑफ वुड। जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो कंक्रीट, स्टील और वुड का बना हुआ होता है। लोड्स फ्रॉम द स्लैब आर transferred to the beam and beam rest over columns and whole loads of the structure is transferred to the subsoil below the ground through columns and their footings। स्टूडेंट्स, जो इसका लोड होता है वो स्लैब बीम पर लोड को ट्रांसफ़र करती है, बीम है जो कॉलम्स पर लोड को ट्रांसफ़र करता है, और कॉलम्स है जो पूरे स्ट्रक्चर के लोड को सब सॉइल पे बिलो द ग्राउंड थ्रो कॉलम्स एंड देयर फुटिंग्स, जो फुटिंग होती है उस पर ट्रांसफ़र कर देता है, और जो लोड होता है वो पूरा सॉइल पर आ जाता है। हेयर वॉल्स जस्ट एक्ट लाइक पार्टीशंस एंड नॉन ऑफ देम बैरियर लोड्स। इस पर जो वाल है उनका जो पार्टीशन के लिए काम में ली जाती है। RCC इज़ द मोस्ट सुटेबल मटेरियल टू विथ स्टैंड एक्सटर्नल लोड्स
like compressive tension, torsion or shear along with movement. So all frame structure are constructed with RCC. जो RCC होती है वो फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए अच्छी होती है। इसके अंदर कंप्रेसिव टेंशन, टोर्जन, शियर, मूवमेंट्स ये पाए जाते हैं। जनरली ऑल मल्टी स्टोर बिल्डिंग और हाई राइज बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड एज फ्रेम स्ट्रक्चर। जनरली जो मल्टी स्टोर बिल्डिंग है वो फ्रेम स्ट्रक्चर से ही बनाई जाती है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं जो डायग्राम दे रखा है वो फ्रेम स्ट्रक्चर का दे रखा है। यह पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर है जो ओनली कॉलम, बीम और स्लैब पर ही बना हुआ है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स फ्रेम स्ट्रक्चर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। एडवांटेज क्या क्या है इसके? फ्लेक्सिबल एंड देन हैव गुड रेजिस्टेंस इन अर्थक्वेक। यह फ्लेक्सिबल होता है और अर्थक्वेक के लिए गुड रेजिस्टेंस होता है। कॉस्ट रिडक्शन ड्यू टू थिनर वाल्स। इसकी जो कॉस्ट है वो थिनर वाल्स के कारण रिड्यूस हो जाती है। स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो भी स्पीड से होता है। कैन ऐड मोर फ्लोर्स, और इसके अंदर अपन और फ्लोर्स को भी जोड़ सकते हैं। कारपेट एरिया इज ऑलमोस्ट सेम, और इनके जो कारपेट एरिया है वो सेम होते हैं। डिसएडवांटेज, द डिसएडवांटेज लाइज इन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर सच एज कंक्रीट स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर और वुड स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं स्टूडेंट अपन कंपोजिट स्ट्रक्चर की। द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड विद कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लोड बेयरिंग एज वेल एज फ्रेम स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कंपोजिट स्ट्रक्चर। स्टूडेंट जो लोड बेयरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर दोनों से ही यह कंपोजिट स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एक्सटर्नल वॉल आर ट्रीटेड एज लोड बेयरिंग वॉल्स and all intermediate supports are in the form of RCC columns. स्टूडेंट्स जो ये बाहरी दीवारें होती हैं वो लोड बेयरिंग वाल्स होती हैं और जो इंटरमीडिएट सपोर्ट्स होते हैं वो RCC कॉलम्स के होते हैं। Here the load of slab is transmitted to the subsoil below the ground by load bearing walls and columns through foundation। जो स्लैब का लोड है वो सबसॉइल पर लोड बेयरिंग वाल्स और कॉलम के द्वारा फाउंडेशन पे जाता है। कंपोजिट स्ट्रक्चर आर परफॉर्म बाय फॉर बिल्डिंग्स हैविंग लार्ज स्पान सच एज वर्कशॉप हॉल्स, लार्ज फैक्ट्री सीट्स, गोडाउन्स ETC। जो कंपोजिट स्ट्रक्चर है वह बड़ी बिल्डिंग्स में काम में लिया जाता है जहाँ पर वर्कशॉप हो, हॉल्स हो, लार्ज फैक्ट्रीज हो, गोडाउन्स हो, गोदाम्स हो, वहाँ पर कंपोजिट स्ट्रक्चर को काम में लिया जाता है। दे बिन वेरी रिमार्केबल फॉर हक्स और टेल बिल्डिंग्स अराउंड द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स थैंक यू।